क्या आपको लगता है कि ये एक तरह से ओवर एक्साइटमेंट था कि पाकिस्तान ने एक फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करी? पाकिस्तान के कुछ लोगों ने, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने, ये डिप्लोमेट्स ने फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करी कि पाकिस्तान सेटलमेंट करा रहा है, और इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज उस पर फॉल कर गई। फाइनली व्हाइट हाउस को कंडेम करना पड़ा और ऑब्जेक्ट करना पड़ा और बोला ऐसा कुछ नहीं है, एंड दे लाफ्ड अबाउट इट। डू यू थिंक कि भारत को या फिर मोदी को छोटा दिखाने में आप लोग पाकिस्तान को बड़ा दिखा देते हैं? नहीं, देखिए, अगर हम मोदी जी को छोटा दिखाएंगे पाकिस्तान के सामने तो हम खुद छोटे हो जाएंगे। पाकिस्तान की हमारी राजनीतिक लड़ाई कितनी भी हो, भारत के आदमी के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री के सामने उनके प्रधानमंत्री की कोई हैसियत नहीं है। और वो एक आपने जो कहा फेक न्यूज़, पहले तो वो न्यूज़ के तौर पे ही आई थी, तब उस पर रिएक्शन आ गया, बाद में पता लगा वो फेक न्यूज़ है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। इतने कई किताब पढ़ के इतना ज्ञान मिलता। सुधांशु जी ने जो हमें ज्ञान दिया कि अगर देश में महंगाई है, सिलेंडर महंगे बिक रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगे, उसके लिए केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं। अगर जमाखोरी हो रही है तो उसके लिए अखिलेश यादव, झूठ मत बोलिए, मैंने उसके लिए अखिलेश यादव जमाखोरी राज्यों का विषय है। मैं तो बिल्कुल शांति से सर, इतना झूठ मत बोलिए। मैंने नहीं कहा केजरीवाल जिम्मेदार, मैंने कहा आपके राज्य में जमाखोरी है कि नहीं। मैंने कहा राज्य जमाखोरी का विषय। केजरीवाल शब्द ही मैंने नहीं बोला। इतना तो झूठ मत बोलिए। चलिए, आपने 10 बार कुलदीप जी से पूछा कि पंजाब में वो तो केजरीवाल नहीं बोला ना हमने, महंगा है, फिर आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप 21 राज्यों में नहीं घटा रहे, एक राज्य के आपको जो हमने केंद्र में घटा दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? और आपने तो बढ़ा दिया हिमाचल में बढ़ा दिया। उसमें जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। तो झूठ मत बोलिए कि केजरीवाल जिम्मेदार है, मैंने नहीं कहा। केजरीवाल कानूनी व्यवस्था अगर खराब है कहीं तो उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। अगर देश में बेरोजगारी है तो उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं। मोदी जी को आलू छीलने के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया, बढ़िया से आलू छील रहे हैं। ये हमारा ज्ञान प्राप्त हुआ। आपको लग रहा है मोदी जी किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो गैर जिम्मेदार है बिल्कुल पूरी तरह। सबसे बड़े जिम्मेदार नेहरू जी हैं भारत के इतिहास में। जो कुछ गलत हो जाए नेहरू जी जिम्मेदार। सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि मोदी जी आलू छील रहे हैं सबके लिए, केजरीवाल, नेहरू जी, अखिलेश जी सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। जो कुछ इन्होंने बोला, मैं पूछना चाहता हूं, आज महंगाई की दर कितनी है, बेरोजगारी की दर कितनी है, बताइए। जिम्मेदार तो नेहरू जी हैं। अब बताता हूं, नेहरू जी हैं तो सुनिए, राम मनोहर लोहिया जी को तो मानते हैं। उनकी किताब है कल्प्रिट्स ऑफ पार्टीशन, जिसमें राम मनोहर लोहिया खुद लिखते हैं कि नेहरू जी का प्रधानमंत्री बनने का जो निर्णय था वह गलत था, और जवाहरलाल नेहरू के अंदर इतनी ईर्ष्या थी कि वो दूसरे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करते। वो लोहिया को तो मानते हो ना? अरे भैया, ये 50 साल तक लड़े हैं नेहरू के लोगों से। तब ये लीड में रहते थे, हम लीड में रहते थे, मगर आज नेहरू के पक्ष में जाके खड़े हो गए। लोहिया जी को 1946 में, सुनिए, जब नेहरू प्रधानमंत्री बने 2 सितंबर 1946 को गुलाम हिंदुस्तान में वेवल ने शपथ दिलाई और क्वीन की निष्ठा की शपथ यूनियन जैक झंडे के नीचे, तो लोहिया जी को भी कहा गया था उसमें शामिल हो जाए। लोहिया जी ने मना कर दिया था कि हम क्वीन की निष्ठा की शपथ नहीं लेंगे, मगर उस नेहरू के साथ आज आके कैसा समर्थन कर रहे हैं। इनके लिए एक लाइन याद आती है कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। जी, आप राजकुमार भाटी, फिर मैं ऑडियंस के कुछ सवाल ले रहा हूं। हम समाजवादी हैं, हम सत्ता के अहंकार से लड़ रहे हैं। उस समय नेहरू में सत्ता का अहंकार था, उनसे लड़े। आज मोदी जी में सत्ता का अहंकार। नेहरू के खानदानी में है कि नहीं अहंकार? हम सत्ता के अहंकार से लड़ते हैं। जी जी, राहुल में अहंकार है कि नहीं? वो सत्ता में ही नहीं है। अरे भाई, आपको सीटें नहीं सत्ता में हो, आपको सीट नहीं दी, दिल्ली में लड़ने को अहंकार था कि नहीं? सर, हमने मांगी नहीं। अच्छा, ठीक है, बोल सवाल क्या आपका? सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, सरकार से है। सरकार के तरफ से आप पक्ष रखने हैं। आपने पाकिस्तान की बात कर ली, आपने श्रीलंका की बात कर ली, आपने पूरे देश विदेश की बात कर ली। आपने ये क्यों नहीं कहा कि दिल्ली में जो जमाखोरी हो रही है, जो दिल्ली में कालाबाजारी चल रही है, दिल्ली में 5000 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है, तो दिल्ली से हम शुरुआत करते हैं कालाबाजारी और जमाखोरी बंद करने का। पंजाब से शुरू कर लिए, हिमाचल से शुरू कर लिए। तो एक काम करते हैं ना, पंजाब, हिमाचल सबको उठा करके जहां जो बड़े बड़े नेता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, उनमें से किसी एक को प्रधानमंत्री बना दिया जाता, मोदी जी हट जाए। सीधी सी बात है। अगर मोदी जी को कालाबाजारी नहीं कम करवानी है दिल्ली में, या फिर उनके जो मुख्यमंत्री बनाए गए, मोदी जी को हटाने के लिए तो चुनाव जीतना पड़ेगा ना। चुनाव जीत नहीं रहे बेटा। अरे तो वो मुझे लगता है कि चुनाव जीतना है। भाई साहब ने न्यूज़ की जानकारी नहीं ली। कालाबाजारी का एंटी वाला कानून हमारी राज्य सरकारों ने लागू कर दिया, और संभल में जो पकड़े गए हमारी सरकार है। पकड़ा कौन गया? नाम याद है? अभी मैंने बोला, बीजेपी को याद है। पकड़ा गया। अब यही होता है कि आप पूर्वाग्रस्त के सुनते तो याद। अब्दुल रेहान है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, और 55 सिलेंडर घर के अंदर बरामद हुए। देखिए, वो धुरंधर फिल्म में जमाली का एक डायलॉग है,
बच्चा है तू मेरा, फैंटा पिला के लाता हूं। देखिए राजनीति फैंटा नहीं है, इसमें चुनाव जीतना पड़ता है तभी कोई आ सकता है, ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता। ओके पॉइंट। सर मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी सर जी से है। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि अमेरिका को साथ रख के चलना चाहिए। सर आप सच बात अभी कहा कि आप अमेरिका के साथ चलना चाहिए। से लड़ने को कह रहे हैं जो हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आप एक बात बताइए, जो अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे, जो बोले कि हमारे फाइटर जेट गिरे हैं, जो बोले हमारे पे 35% टैरिफ लगाए, जो हम पे मतलब पाकिस्तान का साथ ज्यादा देता है और हम पे बोलता है कि तुम्हें छूट है, सर वो देने वाला होता कौन है? हम अपने देश के वो है। मुझे लगता है फिर भैया ने पूरी बात ही नहीं सुनी। मैंने कहा रूस से सबसे ज्यादा तेल ले रहे थे ब्रह्मोस, तो कहते रूस से लड़ जाओ, रूस के खिलाफ वोटिंग कर दो। अमेरिका से हमारी कितनी है इस समय ट्रेड बताइए? मैंने भी बोला था, याद है? सिर्फ आप नहीं सुन के बैठते हैं भाई साहब। नहीं सर, बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर भारत का है। अब देता क्या है सुनो, Yes, sir. 150 बिलियन डॉलर का ट्रेड है और 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। आज हम 45 बिलियन डॉलर सरप्लस पाते हैं अमेरिका से, यानी हम बेचते ज्यादा है अमेरिका को, लेते कम है। तो 45 बिलियन डॉलर की आमदनी है। अब सुनिए, टैरिफ लगा, सिर्फ दो ही देश थे जो टैरिफ के आगे नहीं झुके, चीन और भारत, और अंततः टैरिफ हटा। और सुनो भैया, टैरिफ के बावजूद आईफोन की सबसे बड़ी फैक्ट्री आउटसाइड चाइना कहां? भारत में। और सुनिए, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस चाइना अमेरिका के बाहर कहां? भारत में। गूगल ने 19.5 बिलियन डॉलर विशाखापट्टनम में इन्वेस्ट किया, कहां? भारत में। तो ये हम करके दिखा रहे हैं भैया, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं जो चीज है आप सब लोग युवा हैं, मेरा भी ऑब्जेक्टिव बात वोरा साहब से सवाल है। मतलब मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, मैं बोल रहा हूं, वोरा साहब आपसे एक सवाल है। मैं याद है, मैं बोल रहा हूं तब भी बच्चों को नहीं याद है कि मैंने अभी क्या बोला था। वोरा साहब देखिए वो सुधांशु जी, वो तो रील का जमाना है, हर 10 सेकंड में रील ही बदल जाती है। लेकिन वोरा साहब, दैट्स माय क्वेश्चन टू यू, ट्रंप के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ट्रंप इस समय फंसे हुए हैं? हाउ डू यू रेट हिम एंड व्हाट इज योर टेक ऑन डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, विदेशी अखबारों में लिखा जा रहा है, इंटरनेशनल स्कॉलर्स बहुत कुछ बोल रहे हैं, बड़े बड़े विद बहुत बड़ी बयान दे रहे हैं। ट्रंप खुद ट्रैप्ड हो गए हैं क्या वो आज पछता रहे हैं? कुछ लोग उनको मैकडोनल्ड ट्रंप कहते हैं क्योंकि वो तो बिजनेसमैन है। लेकिन मैं इतना बताऊंगा सर, हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक अहम प्रिंसिपल है, उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस। अच्छा ठीक है, अगर आप आपके दौर में ट्रंप होते तो आप उनको कैसे हैंडल करते? एक लाइन। मैं तो कहता मिस्टर प्रेसिडेंट, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। और क्या कहता, उसको नाराज करने से मुझे क्या मिलेगा सर? क्या मेरी एक क्षमता है कि मैं अमेरिका को नाराज करूं? नहीं करेंगे, चुपचाप रहते हैं हमने। सर ये आपने भी देखा था, महाभारत में, रामायण में भी देखा था, कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं जहां पर पार्टी शांत हो जाती है। बी साइलेंट, क्योंकि वही आपकी ताकत है। कई बार कूटनीति में कहते हैं जो हम एक मिनट सर, लेट मी कंप्लीट सर, आई डिडंट इंटर सर, मुझे खत्म कर लेने दीजिए। जो हम कहते हैं वो बहुत अहम है, जो नहीं कहते वो उससे ज्यादा अहम। बहुत बढ़िया बात है। एक सवाल, मैं बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास ही आऊंगा इसके बाद। लेकिन वोरा साहब, एक चीज बार बार इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे बड़े सारे क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। आपको क्या लगता है, हम कुछ सही कर रहे हैं या हम अधिकतर चीजें गलत कर रहे हैं? अधिकतर सही कर रहे हैं, कुछ चीजें गलत कर रहे हैं, कैसे आप कैसे समन्वय देखते हैं? मेरा मानना है सर कि आप मोदी को कैसे रेट करते हैं? 52 साल की कूटनीति में जो मैंने सरकारें देखी हैं, चाणक्य ने कहा था एक देश को अगर महान होना है सबसे पहले लीडरशिप उसकी ठीक होनी चाहिए। आई बिलीव, मेरा मानना है, ये मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं, आज भारत के पास सर्वश्रेष्ठ लीडरशिप है सर। पहले मैंने ये नहीं देखी है सर। आपको लगता है कि मोदी जो है वो एक काबिल नेता है, काबिल लीडर है डिप्लोमेसी को हैंडल करने के लिए? मैं इंडिविजुअल नाम आपने ले दिया है तो मैं कह देता हूं, ही इज एब्सोल्युटली द बेस्ट सर। दुनिया इसको मानती है। और मॉर्निंग कंसल्ट, एक अमेरिकन कंसल्टेंसी, पिछले 3 साल से बराबर हर हफ्ते कहते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। सतीश, क्या आपको लगता है वाकई देश धुरंधर है? हमें तो लगता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है क्या बोलो, पेंडुलम की तरह इधर उधर घूम रही है, जिसको वो बोलते हैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस। अरे जब ईरान जैसा मुल्क हार सकता है तो हम लोग क्यों नहीं हार सकते? अमेरिका के इराक पे जो हमले थे उसका मनमोहन सिंह ने खिलाफ किया था। आप जब वाजपेयी जी थे, खुद डंके के चोट पर अणु विस्फोट किया था। समय हुआ 2003 में, मनमोहन सिंह कहां जा गए? अरे बाद 2003 में हमला हुआ है। पूछा गया था, बीच में मत काटिए। नहीं, आपको कहिए दीपक बोला ये आपको। अरे सुनिए, इंदिरा गांधी ने निक्सन की अरे सुनो, अब मैं फैक्ट के साथ बोलता, सुनो ना। ओके, अरे सुनो, एक मिनट, अभी उदाहरण देता हूं। आप करो, अब सुनिए, आप करो। एक मिनट सतीश जी, 19 नवंबर 1962
जवाहरलाल नेहरू का लेटर है जॉन एफ कैनेडी को, उन्होंने लिखा कि अपने B-2 बॉम्बर का स्क्वाड भेजिए। सुनिए, उन्होंने कहा पायलट भी आपका होगा, रडार भी आपका होगा, टेक्नीशियन भी आपकी होगी, कमांड भी आपका होगा। और 2010 में कैनेडी लाइब्रेरी ने इसको डिक्लासिफाइड कर दिया, कोई जाके पढ़ ले। और जो भारत में के अमेरिका में राजदूत थे बीके नेहरू, जो सही में नेहरू के भतीजे थे, यानी चाचा जी के असली वाले भतीजे, उन्होंने अपनी किताब नाइस गाइस फिनिश सेकंड में इसका उल्लेख किया है। और उन्होंने कहा जब मैं देने जा रहा था वो मैं रो रहा था, उसे देखकर मुझे इतनी शर्म आई कि मैं गाड़ी में बैठ के अपने को रोने से नहीं रोक पाया। बताओ भाई, किसकी झुकी हुई थी, किसकी फटी हुई थी? देखिए मैं बताता हूं। ओके अरे अब अगर एक वहां पर चाइना का हमला हुआ था, अब ठीक है। दुश्मन को परास्त करने के लिए हर तरह के तरकीब अरे ये लगाना चाहिए। मतलब आप लगाओ ना भाई, हम ओके आपके साथ है, लगाओ। भारत की सतीश दम है तो लगाओ। सतीश जी होल्ड ऑन, अपने इमोशन को कंट्रोल करिए। दीपक वोरा साहब, आपसे मेरा निवेदन है, ये जो बार बार सतीश जी ने बोला पेंडुलम की तरह हमारी रणनीति है, ऐसे और धरती फटी पता हुई ही की नहीं बात चलता। बोली, उसका मतलब जवाब उन्होंने है। एक और शब्द बोला कि ईरान ने देखो कितनी ट्रम्प का कर रखा है। अब मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता कि जो इन्होंने बोला, क्या कहना चाहते हैं? मैं इसका एक ही- डिप्लोमेसी में तो वैसे ही वो शब्द बोला नहीं जाता। जी हाँ, आखिरी 30 सेकंड। एक ही शब्द, एक ही वाक्य में कहना चाहता हूं सर। एक कहावत है डिप्लोमेसी में कि अगर आप पुराने विचारों पर या जो बीता हुआ कल है उस पर अटके रहेंगे तो आप आने वाले कल को नहीं देख सकते। आपको पॉलिसी इवॉल्व करनी चाहिए हमेशा। तो ये कहना हमने उस वक्त ये किया था, नहीं सर, फूलिश कंसिस्टेंसी, में एग्जैक्ट अंग्रेजी का कोड देता हूं, फूलिश कंसिस्टेंसी is the sickness of weak mind. जेके सतीश जी, फुलिश कंसिस्टेंसी जो है वो sickness समस्या of की weak बात है। mind, जो ओके, यू कमजोर मेड मन योर होते हैं, पॉइंट। कहते हैं यही हमेशा के लिए नहीं, जब समय बदलता है तो समाज चीजें भी बदलता बदलती है। तो नीति भी स्ट्रेटेजिक बदलती है। साइलेंस जी अब सवाल नहीं, अपनी बात रखिए सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? सिलेंडर वास्तव में ही देहात में नहीं मिल रहे हैं, लोग परेशान हैं। मैं भी आज अपने घर ये कह कर आया, सुधांशु भाई आएंगे, मैं उनसे मांगूंगा कोई पर्ची दे देंगे, सिलेंडर मिल जाए। और ठीक है। सुनो, मेरे साथ सारे लोग बैठे हुए, पूछो 5,000 रुपए को एक व्यक्ति को सिलेंडर नहीं मिल रहा था एनटीपीसी प्यावली पर, और वो बेचारा गरीब इतना नहीं, भटकता डोल रहा था। आपकी स्टोरी को हम उठाएंगे। ओके वैसे सतीश एक बात इन्होंने जो कही, जी सुनिए, इन्होंने जो बात मेरा कही, निवेदन है सुधांशु जी, आप देखिए राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है और राज्यसभा के सदस्य भी है। इस पक्ष और विपक्ष के उसको छोड़ो, देश धुरंधर था, धुरंधर है, धुरंधर बहुत रहेगा। बढ़िया। लेकिन इस सिलेंडर को जो है आप मत जो दबाओ। इन्होंने बात कही पर्ची, उससे मुझे याद आ गया, ओके। केवल 25-26 साल पहले इस देश में वो दौर था कि नॉर्मल दिनों में सिलेंडर नहीं मिलता था, सांसदों को पर्ची मिलती थी। 20 सुनिए, अटल जी की सरकार आने के बाद ठीक हुआ, वरना 20 कूपन मिलते थे कि जिसको चाहो उसको गैस का कनेक्शन दे देना, वरना गैस कनेक्शन मिलता नहीं था। पर इनको नहीं मिल रहा सिलेंडर, इसके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। नहीं, देखिए, इसीलिए सरकार ने जमाखोरी वाले कानून को दोबारा एक्टिवेट किया है और सभी राज्य सरकारों से कहा Okay, है you made कि your जहां जहां जमाखोरी हो रही वो कड़ाई से कार्रवाई यू करें। मेड योर पॉइंट। अच्छा, आज का विचार, अगर बुरे वक्त में मोबाइल ना बजे तो अच्छे वक्त में साइलेंट ही रखना चाहिए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जनता जनार्दन आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर आने के लिए। आप सबको मेरा नमस्कार। लेकिन अफवाह के बाजार को गर्म मत करिए, ठंडा करिए, उसे पानी डालिए, अफवाह से बचिए और जिसकी मदद हो सकती है करिए। और सिलेंडर की कालाबाजारी जो करे उसे नेम और शेम करिए, और जो आपको सिलेंडर ना दे पुलिस पे उसकी कंप्लेंट भी कराइए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।